हम्म सोचिए, अगर एक जज किसी व्यक्ति को किसी छोटे मोटे अपराध में जमानत दे रहा है हम्म। और जमानत देते हुए जज कहता है कि देखो भाई, तुम्हें जमानत तो मिल रही है, लेकिन बाहर जाकर दोबारा ये गलती मत करना। हाँ, और सुनने में तो ये बहुत ही तार्किक बात लगती है। बिल्कुल। मतलब ये तो सीधे सीधे समाज के हित की बात है ना। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जज ने ऐसा कहकर खुद ही कानून तोड़ दिया है? ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है ना। हम्म। ये हमारी जो सामान्य समझ है उसको पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही कानूनी पहेली है। आज हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNSS कहते हैं, उसकी धारा 480 का एक बहुत ही विस्तृत कानूनी विश्लेषण है। जो कि नया कानून है। हाँ, और इसके साथ ही हमारे पास 2026 का सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद अहम फैसला भी है, नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि अदालतें जमानत देते समय शर्तें कैसे तय करती हैं, उनकी कानूनी सीमाएं क्या हैं और कब एक जज अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई गैर कानूनी शर्त लगा देता है। ये विषय इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब हम न्याय प्रणाली के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि आरोपी ने क्या किया है। बिल्कुल, हम बस अपराध और अपराधी को देखते हैं। हाँ, लेकिन कानूनी दुनिया में, खासतौर पे क्रिमिनल लॉ में, ये देखना उतना ही जरूरी है कि राज्य और अदालतें क्या कर रही हैं। मतलब अदालतें केवल भावनाओं पर या फिर समाज की भलाई जैसे अमूर्त विचारों पर काम नहीं कर सकती। उनके भी कुछ नियम होते होंगे। बिल्कुल। वे एक बहुत ही सख्त कानूनी ढांचे के भीतर काम करती हैं, जिसे अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। अच्छा। और अगर अदालत के पास कोई विशेष आदेश देने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, तो वो आदेश भले ही कितने भी नेक इरादे से दिया गया हो, कानून की नजर में वो पूरी तरह से शून्य या अमान्य हो जाता है। शून्य हो जाता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, एकदम जीरो। और मुझे लगता है कि यही बात उस जज की शर्त को अवैध बनाती है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की। एकदम सही। लेकिन उस शर्त के अवैध होने के पीछे के पूरे सिस्टम को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब हमें उस सोर्स को खंगालना होगा जहां से जजों को जमानत पर शर्तें लगाने की ये पावर मिलती है। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। तो हमारे दस्तावेजों के हिसाब से पहले जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी, यानी पुरानी CRPC, उसकी धारा 437 लागू होती थी। और अब नए कानूनों के तहत उसकी जगह BNSS की धारा 480 ने ले ली है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल आ रहा है। जब हम इन कानूनी प्रावधानों को पढ़ते हैं तो अक्सर दो नाम सामने आते हैं, एक BNS और दूसरा BNSS। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। तो आगे बढ़ने से पहले क्या हम ये साफ कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है और आज हम मुख्य रूप से किस पर फोकस कर रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। देखो, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जो BNS है, यानी भारतीय न्याय संहिता, वो एक डिक्शनरी या शब्दकोश की तरह है। डिक्शनरी की तरह? कैसे? मतलब वो ये बताती है कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए कितनी सजा मिलनी चाहिए। जैसे चोरी क्या है और चोरी करने पर कितने साल की जेल होगी, ये सब BNS तय करता है। अच्छा, तो वो अपराध की परिभाषा देता है। बिल्कुल। और दूसरी ओर जो BNSS है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो एक रूल बुक या नियम पुस्तिका की तरह है। प्रोसीजर के लिए? हाँ, जब कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस जांच कैसे करेगी, गिरफ्तारी कैसे होगी, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा और जमानत कैसे मिलेगी, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया BNSS तय करती है। समझ गई। तो चूंकि आज हमारी चर्चा का केंद्र जमानत की प्रक्रिया है, इसलिए हम मुख्य रूप से BNSS की धारा 480 पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो धारा 480 असल में मजिस्ट्रेट को क्या शक्तियां देती हैं? मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार होता है, तो क्या जमानत पाना उसका अधिकार होता है या फिर ये पूरी तरह से जज के मूड पर निर्भर करता है? देखिए, गैर जमानती मामलों में जमानत पाना किसी भी आरोपी का जन सिद्ध या पूर्ण अधिकार नहीं होता। अच्छा। यहीं पर विवेकाधीन जमानत, जिसे हम डिस्क्रेशनरी बेल कहते हैं, उसका सिद्धांत लागू होता है। धारा 480 मजिस्ट्रेट को ये पावर देती है कि वो मामले की गंभीरता को देखें, सबूतों को परखें और फिर तय करें कि क्या इस व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। मतलब ये जज के विवेक पर है।
हाँ, और इस धारा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला हिस्सा है धारा 480(1) जो मजिस्ट्रेट को जमानत मंजूर करने का बेसिक अधिकार देता है। वो तय करता है कि व्यक्ति जेल से बाहर जा सकता है या नहीं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि दूसरा हिस्सा वो है जहां असल में पेचीदगियां शुरू होती हैं, क्योंकि देखो सिर्फ जमानत देना ही काफी नहीं होता ना। अक्सर अदालतें चाहती हैं कि आरोपी बाहर जाकर कोई नई गड़बड़ ना करे। सही कहा, और वहीं पर धारा 480(3) की भूमिका आती है। ओके। ये उपधारा मजिस्ट्रेट को केवल जमानत देने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उस जमानत के साथ कुछ बहुत ही सख्त कानूनी शर्तें जोड़ने की पावर भी देती है। इन शर्तों को वैधानिक शर्तें या स्टैट्यूटरी कंडीशंस कहा जाता है। तो ये शर्तें किस तरह की होती हैं? कानून ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि ये शर्तें क्या हो सकती हैं। जैसे एक शर्त ये हो सकती है कि आरोपी मामले से जुड़े गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, दूसरी शर्त ये हो सकती है कि वो पुलिस के सबूतों या जो भी दस्तावेज है उनके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है। और तीसरी शर्त जो हमारे आज के विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है वो ये है कि आरोपी उस अपराध जैसा कोई अन्य अपराध दोबारा नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप लगा है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम लगता है। बिल्कुल लगता है। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी टीनेजर को पहली बार कार की चाबी देना और साथ में ये हिदायत देना कि देखना गाड़ी तेज मत चलाना और ड्राइविंग करते हुए अपने फोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। हाँ, एकदम सही उदाहरण है ना? ये हिदायत उस टीनेजर की अपनी सुरक्षा के लिए भी है और सड़क पर चल रहे बाकी लोगों के लिए भी एकदम सही है। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर कोई जज किसी आरोपी से कहता है कि दोबारा अपराध मत करना तो इससे समाज सुरक्षित होता है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? इस व्यवस्था में ऐसी क्या खामी है कि इस पर इतनी लंबी कानूनी बहस छिड़ गई है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि खामी इन शर्तों की प्रकृति में नहीं है। अच्छा, तो फिर किस में है? समस्या इस बात में है कि विधायिका ने इन शर्तों को किन मामलों में लागू करने की अनुमति दी है। मतलब कानून हर अपराध को एक ही चश्मे से नहीं देखता। वो कैसे? सोचिए, एक सड़क पर हुआ मामूली विवाद है जिसमें थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई हो, और दूसरी तरफ एक बैंक में हथियारों के बल पर हुई डकैती है। दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। इन दोनों अपराधों के लिए जमानत के नियम और शर्तें एक समान नहीं हो सकती। कानून को यह तय करना होता है कि अदालत की सख्ती और एक नागरिक की आजादी, उसके बीच संतुलन कैसे बने। सही बात है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए विधायिका ने धारा 480(3) के भीतर एक बहुत ही सख्त सीमा रेखा खींच दी है। और सोर्स दस्तावेजों के अनुसार उस सीमा रेखा को 7 वर्ष का नियम या द 7-year थ्रेशोल्ड कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि अदालत की ये शर्तें लगाने की जो पावर है वो असल में अपराध की सजा की अवधि पर निर्भर करती है? 100%। धारा 480(3) को अगर हम गहराई से पढ़ें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मजिस्ट्रेट ये जो कठोर वैधानिक शर्तें हैं ना, जैसे दोबारा अपराध न करना या गवाहों को न धमकाना, ये केवल तभी लागू कर सकते हैं जब उस विशेष अपराध के लिए कानून में अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे ज्यादा हो। ओके, तो 7 साल एक बेंचमार्क है। हाँ, कानून की नजर में 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध गंभीर प्रकृति के माने जाते हैं। वहां समाज को आरोपी से एक वास्तविक और बड़ा खतरा हो सकता है। समझ रही हूँ। बस ऐसे ही मामलों में मजिस्ट्रेट को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वे आरोपी की स्वतंत्रता पर ये एक्स्ट्रा शर्तें थोप सकें। रुको, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझ में आ रही है। बताइए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर 7 साल की सीमा है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो अपराध 7 साल से कम सजा वाले हैं, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा सिर्फ 2 साल या 3 साल है, तो उन मामलों में जज ये शर्तें लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ एक आम इंसान ये सोच सकता है कि भाई ये तो अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ी छूट हो गई। सुनने में ऐसा लग सकता है की तरह जमानत दे देंगे और कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, देखिए, ये छूट अपराधियों के लिए नहीं है, ये असल में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि धारा 480 की जो भाषा है वो अपने आप में निषेधात्मक है, प्रोहिबिटिव है। मतलब वो जजों को रोकती है। हाँ, इसका मतलब है कि कम सजा वाले मामलों में मजिस्ट्रेट का प्राथमिक काम केवल ये सुनिश्चित करना है कि आरोपी मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में हाजिर हो, बस ट्रायल के लिए आ जाए, इतना ही। हाँ, इसके लिए वे आरोपी से एक निजी मुचलका, जिसे पर्सनल बॉन्ड कहते हैं, हाँ। वो भरवा सकते हैं, या उससे कह सकते हैं कि भाई कोई जमानतदार पेश करो, कोई श्योरिटी ले आओ। ठीक है। लेकिन वे इन कठोर शर्तों को एक रबर स्टैम्प की तरह हर छोटे मोटे मामले में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अरे वाह, ये असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आहा मोमेंट है।
मतलब अगर हम इसे नागरिक अधिकारों के नजरिए से देखें तो ये कोई खामी नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर बनाई गई सुरक्षा दीवार है, एक तरह का फायरवॉल है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, फायरवॉल। सोचिए, अगर जजों को ये अधिकार दे दिया जाए कि वे 2 साल की सजा वाले मामूली अपराध में भी ये शर्त लगा दें कि दोबारा ऐसा मत करना, तो इसका जमीन पर क्या असर होगा? बहुत बुरा असर होगा। पुलिस के पास तो असीमित शक्ति आ जाएगी। मतलब किसी व्यक्ति को जमानत मिलती है और पुलिस उसके खिलाफ एक और फर्जी या मामूली एफआईआर दर्ज कर देती है। बिल्कुल, और फिर क्या होगा?